कि बहुत लोगों की एक मंशा आज की डेट के अंदर भी ये चीज़ है, यार मैं 1 करोड़ रुपए कैसे बना सकता हूँ, अपना कितने टाइम में बना सकता हूँ। उसके लिए आप किस तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग उसको सजेस्ट करोगे और उसकी कितनी इनकम होनी चाहिए? मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं 5,000 रुपये कमा रहा हूँ तो भी मैं 1 करोड़ रुपये बना लूँगा। आजकल जो म्यूचुअल फंड का हुआ बन गया ना, म्यूचुअल फंड यस, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन किसके लिए सही है, कौन सा सही है, कितना सही है, किस तरीके से सही है, कोई बात ही नहीं करता। किस तरीके से अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 5,000 रुपये का है, आप क्या सजेस्ट करोगे? इंडिया में होता क्या है, हम फैमिली का गेट टुगेदर होगा, यार मेरे ना 20 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इकट्ठे हो गए, अरे भैया प्लॉट ले लेना वहाँ पे, क्या कर रहा है, अरे मेरे धंधे में डाल दे, अरे मेरे दुकान में डाल दे, अरे यार मुझे उधार देते हैं यार। फिर मार्केट से डर के कई लोग पैसे निकाल लेते हैं, राइट, पूरा ही निकाल लेते हैं कि भाई पूरा पैसा डूब जाएगा। बट जो बने रहे वो तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा उन्होंने अर्न किया। तो क्या सिनेरियो रहता है, डाउन होते टाइम आपको क्या करना चाहिए? 50% डाउन हो चुकी है मार्केट, तो यहाँ से जब भी गेन करेगी तो एटलीस्ट 50% का तो बेनिफिट देगी। तो SIP करनी चाहिए या लमसम? क्या गोल्ड और या सिल्वर ETF में इन्वेस्ट करना आज की डेट में सेफ है? क्या AUM बड़ा होने पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर रोकना चाहिए खुद को? आज अगर मेरी एज 40 है तो उसके अकॉर्डिंग कितने पैसे से मैं सिस्टमेटिक विड्रॉल डाल के एक अच्छी इनकम बैलेंस बना सकता हूँ आगे के इसको सिनेरियोस को देखते हुए, रिटायरमेंट तक। 3 करोड़ रुपए अगर आपके पास म्यूचुअल फंड में है, आप 80,000 रुपए उसको मंथली निकालो, 20 साल के बाद उसकी रिटर्न 18 से 22 करोड़ हो जाएगी, उसकी वैल्यू। मेरा सीक्रेट आज बता देता हूँ आपको, मैं जहाँ खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ वहीं लोगों को इन्वेस्टमेंट कराता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द योगेश एंड प्रणव शो के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड के बारे के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी क्यूरियोसिटी और बहुत सारी रील्स आप लोग देखते होंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, 1 करोड़ रुपए लाइफ में किस तरीके से कमाए जाएं, SIP सही है या नहीं, ये सारी क्यूरियोसिटी सिर्फ आपकी नहीं, आज हमारी भी है। और इसी चीज़ के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक्सपर्ट तरुण चंदाना जी, जो आज की डेट के अंदर 200 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं NJ ग्रुप के साथ के अंदर। फाइनेंशियली फ्री हैं। आज उनको अपने ब्रेड एंड बटर के लिए किसी भी तरीके की बिजनेस की ज़रूरत नहीं है और उन्हीं की जर्नी उन्हीं से पहचानेंगे। चलिए स्वागत करते हैं आज हम तरुण जी का। तरुण जी वेलकम। बहुत सारे सवाल हैं आज आपके साथ के अंदर, बहुत ही क्यूरियोसिटी है आपसे बातचीत करने के लिए। स्टार्ट करना चाहूँगा आपकी जर्नी के लिए। जब आपसे स्टार्ट हुआ था, आपने बताया आपकी एक फाइनेंशियली फ्री मॉडल के ऊपर आप बैठे हुए हैं, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? Thank you so much for having me. So I started my career in 2010 with Edelweiss Securities. मैंने 7,000 रुपये की जॉब थी मेरी, और मुझे आज भी याद है TCS के सामने मुझे कैनोपी लगानी होती थी, ये मेरा काम था। बाय एजुकेशन आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये प्रोफेशन मेरा पैशन था, तो इसीलिए मैं इसमें आया। और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत बहुत अपोज किया कि शेयर मार्केट में नहीं जाना, क्योंकि हम सुनते आए हैं शेयर मार्केट में क्या हुआ है, लोग घर बिक गए, लोन्स आ गए, लोगों ने सुसाइड कर लिया, हमने अपने फैमिली से सुना है। बट मैंने ठान लिया कि नहीं, मुझे जाना है तो जाना है। तो इंडिया बुल्स के XVP मेरे सेकंड कज़न हुआ करते थे, सेकंड कज़न है मेरे वो, गौरव हसीजा। तो उनके थ्रू मैंने एंट्री करी, मैंने कैनोपी लगाना स्टार्ट किया। मेरे बॉस ने मुझे देखा कि ही सिंसियर, तो मुझे 6 महीने प्रमोशन मिला, फिर 6 महीने बाद फिर प्रमोशन मिला, और मैंने वहाँ अच्छा काम किया। और 2018-19 से मैं NJ के साथ जुड़ा, जहाँ पर मुझे एक अलग डायरेक्शन मिली काम करने के लिए। मेरी जो पहली SIP थी वो 500 रुपये सी थी 2011 में, और मैंने आज तक मेरे SIP का अमाउंट कभी निकाला नहीं, क्योंकि उस टाइम मुझे सिखाया गया था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। देखिए, टीचर्स ने जो बताया वो हमें नोटबुक में समझ आया, लेकिन जो रियल मैजिक है वो यहाँ पर है। तो वो जो आपने 500 रुपये की SIP आपने स्टार्ट की थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसको ऑलमोस्ट 14-15 साल हो गए हैं, उसका अभी रिटर्न अगर हम ऐसे जानना चाहें, उसका क्या एक रिटर्न रहा है अभी 500 का? बाकी जर्नी तो हम बहुत डिटेल्स एक्सप्लोर करेंगे, बट वो मैं 500 मतलब वो को 500 जानना शायद बढ़ाए भी होंगे, बीच में बढ़ाते बढ़ते काफ़ी बड़े होंगे। बिल्कुल, देखिए जब उस टाइम SIP के टाइम आया तो अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने के पैसे नहीं थे, तो मैंने मेरे भाई के अकाउंट को बोला, भाई के अकाउंट को यूज़ किया। मैंने बोला 500 मेरे, बाकी 2-2,500 तेरे, हम SIP स्टार्ट करते हैं। तो वैसे स्टार्ट किया गया, क्योंकि SGFC मिनिमम बैलेंस के पैसे काटता था, तो उस टाइम इतने पैसे नहीं थे, तो वहाँ से स्टार्ट किया मैंने। फिर धीरे धीरे जैसे इनकम बढ़ी मैंने करी,
मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो में रिटर्न करीब 20-22% का आता है। क्यों Right. आता है? बिकॉज आई कीप स्विचिंग फंड्स। Hmm. हम लोग सुनते हैं म्यूचुअल फंड ले लो, बस SIP कर दो, भूल जाओ। ऐसा नहीं होता साहब, ऐसा नहीं होता। यू शुड कीप स्विचिंग योर फंड्स। वेन एवर आई सी अपॉर्चुनिटी, मैं भागता हूँ। जैसे मेरा भी सिल्वर में, Hmm. चाइना में अच्छा एक्सपोजर है मेरा। मैंने Right. स्मॉल कैप में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया। हम्म। जैसे पिछले अगर हम एक साल की ऑब्वियसली जर्नी ने तो बहुत सारे शिफ्ट और चेंजेस देखे। कोविड के बाद की जर्नी लोगों की बड़ी इंटरेस्टिंग रही, बट कुछ हमारे जैसे इन्वेस्टर जो 2024 के बिगिनिंग में आए, उन लोगों के लिए जर्नी अभी बड़ी रोलर कोस्टर राइड की तरह चल रही है। ऐसे इन्वेस्टर के लिए आपका क्या अभी जो एक साल में उनको ग्रोथ नहीं मिली है, ऑब्वियसली आपको तो बहुत अच्छी ग्रोथ मिली होगी क्योंकि आप शुरू से बने रहे इस मार्केट में, बट जो पिछले एक साल से आए या 1.5 साल से आए उनके लिए आपको क्या सुझाव है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आप आए। दूसरी चीज, आपको ज़्यादा NAV मिल रही है। आइदर आपको रिटर्न्स मिलते हैं या आपको NAV मिलती है। राइट। तो आपको जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो भगवान से प्रे करें, प्रभु अगले 2-3 साल रिटर्न ना बने मेरी SIP में, मुझे नेगेटिव रिटर्न आए। अगर ऐसा होता है तो आप NAV ज़्यादा कलेक्ट कर रहे हैं, इन दैट केस आपको रिटर्न ज़्यादा है। तो इट्स एक्चुअली अपॉर्चुनिटी। देखिए, देखने वाले का नजरिया है ना, वो प्रॉब्लम देख रहा है या अपॉर्चुनिटी देख रहा है। तो इट्स एक्चुअली अपॉर्चुनिटी। राइट। सो इस केस में जो भी आए हैं पिछले 1.5 साल में उनको बने रहना चाहिए और NAV पे फोकस बेसिकली करना चाहिए। इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी है तो आप वो एक साल के टेन्योर उसको तो माइंड में रख के काम ही ना करें। जब आपको पता है आपका लंबा टेन्योर चलना है तो उसी तरीके से काम करें। तनु जी, मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत लोगों की एक मंशा आज की डेट के अंदर भी ये चीज़ है, यार मैं 1 करोड़ रुपए कैसे बना सकता हूँ, अपना कितने टाइम में बना सकता हूँ। उसके लिए आप किस तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग उसको सजेस्ट करोगे और उसकी कितनी इनकम होनी चाहिए? मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं 5,000 रुपये कमा रहा हूँ तो भी मैं 1 करोड़ रुपये बना लूँगा। तो ये इसकी क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, जो म्यूचुअल फंड में हम 1 करोड़ बनाने की बात कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रहा है किसके लिए कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में आप 15,000 रुपये की SIP कीजिए 15 साल के लिए, वो ऑलमोस्ट 1 CR बन जाता है। उसी 15,000 के SIP को आप 30 साल चलाइए, 15% 16% के रिटर्न के हिसाब से वो 10 करोड़ बन जाता है। आप 1 लाख रुपए के SIP को 5 साल कीजिए, उसकी वैल्यू 1 CR बन जाती है। आप 50,000 के SIP को 10 साल के लिए कीजिए, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1 CR बन जाती है। देखिए, डिपेंड करता है आपको जाना कहाँ है, आप कहाँ पर हैं और कैसे जाएंगे। म्यूचुअल फंड इज जस्ट अ मीडियम। आप FD से भी पहुंच सकते हो, आप गवर्नमेंट बॉन्ड से भी पहुंच सकते हो, स्टॉक से भी, गोल्ड से भी, सिल्वर से भी। आजकल जो म्यूचुअल फंड का हुआ बन गया ना, म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड। यस, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन किसके लिए सही है, कौन सा सही है, कितना सही है, किस तरीके से सही है, कोई बात ही नहीं करता। आज सर बातचीत करेंगे, एक छोटी छोटी जर्नी के रिगार्डिंग बातचीत करते हैं। एक इन्वेस्टर जो 5,000 रुपये से स्टार्ट करना चाहता है अपनी जर्नी आज की, वो कहता है यार मैं 5,000 रुपये महीना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, उसके लिए क्या एडवाइस होगी? वो किस तरीके से अपनी जर्नी को स्टार्ट करे? उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 5,000 रुपये का है, आप क्या सजेस्ट करोगे उसको? देखिए, डिपेंड करता है वो किस जो अमाउंट है वो किस पर्पस के लिए सेव कर रहा है। लेट्स अज्यूम समवन इज सेविंग फॉर रिटायरमेंट, और किसी को 2 साल बाद पैसा चाहिए शादी के लिए, किसी को बाइक चाहिए 1 साल के बाद। तो आप किस लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। कभी भी आपको, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपको स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको सिंपल फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, लोग आजकल इंडेक्स फंड का बहुत क्रेज है। आप एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ, ऐसे एडवाइजर के पास जाओ जो इंडेक्स को 2% बीट करके दे, आपको 3% बीट करके दे आपको। ठीक है, इंडेक्स फंड में आपका एक्सपेंस रेशो कम है, इट इज़ अ सिंपल प्रोडक्ट। आप जाइए ना किसी एक्सपर्ट के पास जो आपको 2% 3% बीट करके दे, आपको 4% एक्स्ट्रा रिटर्न निकाल के दे आपको। आपका पीस ऑफ द माइंड रहे, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करे, आपका हैंड होल्डिंग करे, आपको एज ए कोच काम करे, आपको कहीं भी इशू होए आपको बताए। देखिए, आज मेरी सिचुएशन क्या है, मुझे सुबह 6 बजे भी कॉल आ जाती है, कभी 9 बजे भी कॉल आ जाती है रात को। क्यों कॉल आती है, क्या करना चाहिए? देखिए, लाइफ में हर किसी के कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है। और मैं हाँ डायरेक्ट पे आपको थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, लोग डायरेक्ट की बात करते हैं। अच्छा, हाँ, मेरा क्वेश्चन भी वही चीज़ है कि बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि यार अगर मैं किसी एडवाइज़र के पास जा रहा हूँ तो सर्टेन एक्सपेंस रेशियो होती है, उसके अंदर फिर वो तो एडवाइज़र का इनकम हो जाएगा, ये
या मैं पैरेलल उसको चला लूँ, तो यहाँ पे आप और क्या करेंगे? नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जो लोग इसको नोटिस कर रहे होते हैं एक्सपेंस रेशो वाइज भी, जो रेगुलर के एक्सपेंस रेशो समवेयर 1.7 1.5 से 2 के बीच में रहता है, और कई लोगों का डायरेक्ट में मानना है कि वो 0.5 से 1 के बीच में रहता है। तो ये भी एक सिनेरियो है जो कई लोग मानते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर मैं 1% रेगुलर में दे रहा हूँ, तो शायद अगर मैं 1 CR का अपना एक प्रॉफिट कर रहा हूँ, मान लीजिए 10 साल के टेन्योर में, तो और इसमें अगर एक कंपाउंड इंटरेस्ट बना तो मैं 1% के तौर पे बहुत बड़ा अमाउंट लॉस कर दूंगा। इस पे आपका क्या टेक है सर सर? इसके मैं 2 तरीके से आपको आंसर दूंगा। छोटी सोच पाँव की मोच बंदे को आगे नहीं बढ़ने देती, कि आपने बिल्कुल सुना सही होगा। बात है। जी। देखिए, आप बड़ी सोच रखिए ना। अगर आपको कोई सर्विस दे रहा है, आपको कोई 1 करोड़ की जर्नी पहुंचने में हेल्प कर रहा है, राइट। तो आपको पैसे देने में क्या प्रॉब्लम है? आप बस में जाते हो, किराया भरते हो। आप ट्रेन में जाते हो, प्लेन में जाते हो, किराया भरते हो। डॉक्टर के पास जाते हो, फीस भरते हो। लॉयर के पास जाते हो, फीस भरते हो। सीए के पास जाते हो, फीस भरते हो। आप घर में रह रहे हो, रेंट भर रहे हो। यार ये कैसे कमा रहा है मेरा एडवाइजर मेरे से? ही इज गिविंग यू सर्विस यार, उसको भी घर चलाना है अपना यार, उसका ये- बिजनेस है वो। ये सब कन्वर्सेशन थ्रेड आप देखोगे कोरा पे, रेडिट पे चलता है ये। इतना चलता है, और कई लोग मतलब इतने मतलब स्मार्ट हो चुके हैं, जैसे लेट सपोज उनका चल रहा है रेगुलर, और क्वेश्चन ये रहता है कि कहीं मैंने स्विच किया, मतलब बिना अपने कंसल्टेंट को बताए हुए, तो कहीं उसको पता तो नहीं चल जाएगा कि मैंने स्विच कर लिया है। सर वैसे पता चल जाएगा। जी। मैं आपके क्वेश्चन पे दोबारा से आता हूँ। राइट। दूसरा, आपने 1 करोड़ की बात करी, 1% की बात करी। हम्म। आप पहुंचोगे। सेकंड चीज, हम्म, आप पहुंचोगे। एमफी का डाटा देखिए, जो डायरेक्ट की इन्वेस्टमेंट है, मैक्सिमम एसआईपी 3 से 5 साल में क्लोज हो जाती है। आप 15,000 की एसआईपी 15 साल के लिए प्लान कर रहे हो, आप 5 साल में क्लोज कर रहे हो उसको यार। हम्म, यही आपका एडवाइजर होगा। ही विल पुश यू एवरी टाइम, ही विल रिमाइंड यू कि भाई ये पैसा आप बेटी की शादी के लिए सेव कर रहे हो, निकालना नहीं है। इंडिया में होता क्या है, हम फैमिली का गेट टुगेदर होगा, यार मेरे ना 20 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इकट्ठे हो गए। अरे भैया प्लॉट ले लेना वहां पे, क्या कर रहा है? अरे मेरे धंधे में डाल दे, अरे मेरे दुकान में डाल दे, अरे यार मुझे उधार देते यार, अरे यार बेटी की शादी आ रही यार, कुछ कर ले। दैट्स हाउ पैसा निकाल लेगा वो। अगर आपका एडवाइजर है तो आपको क्या बोलेगा? सर ये पैसे को छूने का नहीं है। हम जब क्लाइंट से मिलते हैं, बोलते हैं आपका 1 लाख का बजट है, आप मुझे 30,000 रुपये दो, पर उस 30,000 को मैं ही छेड़ूंगा बस। बिल्कुल सही है। ऐसे होता क्या है कि मैंने भी पर्सनली नोटिस किया, अगर आप रेगुलर फंड में हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपके फिक्स 3-4 एलोकेशंस हैं। आपने एक लेट सपोज ऐसे आपने एग्जांपल दिया कि फ्लेक्सी में डाल दिया, मल्टी कैप में डाल दिया, 1-2 लार्ज कैप में आपने डाल दिया। बट जब आप खुद डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो कई बार आप पूरी चेन बना देते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो आप 8 से 10 फंड चूज कर लेते हैं, और वो 8 से 10 फंड कुछ आपको ग्रो कर रहे होते हैं, कुछ आपको खींच रहे होते हैं, और ओवरऑल जब आप आउटपुट देखते हैं, तो जो आपने एक बड़ा अच्छा फिगर दिया कि 3 से 5 साल में वो बंद होने वाले सिनेरियो में आ जाते हैं, क्योंकि एक अगर आपको बढ़ा रहा है तो तो दूसरा दूसरा आपको गिरा रहा है। आपको गिरा रहा है। तो तरुण जी, मैं यहाँ पे एक और चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि बीइंग एन इन्वेस्टर, बहुत सारे ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक हो गया, आईपीओ के अंदर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी, या मैंने रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट कर दी। ये डाइवर्सिफिकेशन की कोई बहुत सारे लोग लॉजिक भी बताते हैं कि यार इतनी परसेंटेज यहाँ करो। आपकी क्या एडवाइस है, किस तरीके से आपकी प्लानिंग करनी चाहिए? देखिए, इट ऑल डिपेंड पर्सन टू पर्सन। देखिए, मेरे इमोशंस हो सकता है मैं बहुत कंट्रोल कर लूँ जब मार्केट में 50% डाउन देखूँ, और आप 20% में आपको रात को नींद आए। तो इट ऑल डिपेंड पर्सन टू पर्सन। एवरेज सिचुएशन ये है कि आपको हर जगह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं रियल एस्टेट के फेवर में भी हूँ, मैं म्यूचुअल फंड के भी, मैं कहता हूँ स्टॉक्स भी करो आप, लेकिन आपको लिमिट होनी चाहिए। लेट्स अज्यूम आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है, हमें पता है हम 12% की एवरेज रिटर्न निकाल लेंगे वहाँ से, तो आप उसका 5% स्टॉक्स में डाल लो। कि आपने लॉस किया, रिटर्न नहीं निकाली, तब भी कोई बात नहीं, आप कुछ गोल्ड में डाल लो, इट्स ओके। लेकिन आपका पोर्टफोलियो है 50,000 रुपये का, आप 40,000 रुपये स्टॉक में डाल के बैठे हो, नहीं चलेगा बॉस। तो डाइवर्सिफिकेशन करना है और वो ज़रूरी है। देखिए, मैं LIC की पॉलिसी, ट्रेडिशनल प्लान या टर्म इंश्योरेंस, मैं किसी चीज़ का, मैं इवन फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट नहीं हूँ। सी मेरा काम है मेरे क्लाइंट का पीस ऑफ द माइंड बनाए रखना, उसके गोल को अचीव कराना, उसका जो मेरे से एक्सपेक्टेशन है फुलफिल कराना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2012 की बात होगी, उस टाइम बैंक अकाउंट खुलवाना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। मुझे 5-6 महीने लगे होंगे मेरे ऑफिस बॉय का बैंक अकाउंट खुलवाने में। मैंने उसकी शायद 2 या 3 हज़ार रुपये की SIP चालू करवाई उसकी फैमिली की।
और 2020-21 में उन्होंने शादी करी अपनी बेटे की। हम्म, उसने बोला सर लॉकडाउन का टाइम है, हम सिर्फ 30 लोग बुला रहे हैं सर, वन ऑफ मी, एक मैं था उसमें से। क्यों था सर? वो आपने SIP लगवा दी थी, मुझे बंद करने नहीं आया, तो मुझे लगा मेरा पैसा डूब रहा है, अब जाता रहेगा। और सर उसने एक अच्छी डिसेंट रिटर्न निकाली 22% की। सर जब ये एक बैड टाइम आता है, जैसे कोविड का टाइम आपने अभी मेंशन किया, तो कई कई लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो आई गेस ऑलमोस्ट, जो हमने वीडियोस देखे हैं या फिर प्रैक्टिकली तो फील नहीं किया है, बट ऑलमोस्ट लोगों ने कहा है कि वो 40 से 50% तक मार्केट डाउन हो गया। बिल्कुल। तो उस केस में मतलब अभी तो चलो लोगों ने ऐसा कुछ बैड टाइम देखा नहीं है, बट ठीक है, अप्स एंड डाउन थोड़ा बहुत जा रहा है, बट उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। उस टाइम पे आपकी क्या सलाह रहती है कि ऐसे टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या फिर मार्केट से डर के कई लोग पैसे निकाल लेते हैं, राइट, पूरा ही निकाल लेते हैं कि भाई भाई पूरा पैसा डूब जाएगा, बट जो बने रहे वो तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा उन्होंने अर्न किया। तो क्या सिनेरियो रहता है डाउन होते टाइम, आपको क्या करना चाहिए? सर मैंने लोन लेके डाला था कोविड में, मैंने लोन लिया था, प्रैक्टिकली लोन लेके मैंने पैसा डाला मार्केट ये में। कॉन्फिडेंस मतलब कैसे, आपको सर कैसे लगा कि एक्सपीरियंस, मार्केट? एक्सपीरियंस सर एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है आपको। मैंने लोन लेके डाला, जहाँ से पैसा मुझे मिल सकता था मैंने हर जगह से पैसा लिया, मैंने अपने एक्सपेंसेस काटे, मैंने कहा एक एक रुपया मुझे डालना है। मैंने शेयर्स भी लिए, मैंने म्यूचुअल फंड भी लिए, मैंने ETF भी लिया, मैंने सब बाई किया, और मुझे आज वो बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है। ये सर तरुण जी, एक और क्वेश्चन मेरे को याद में आता है कि हमें SIP करनी चाहिए या हमें लमसम, जैसे आपने बताया आपने कोविड में पैसे डाले, तो इसका मतलब आपने लमसम कुछ अमाउंट उठा के डाला, आपको ये पता होगा कि चलो ये अभी 50% डाउन हो चुकी है मार्केट, तो यहाँ से जब भी गेन करेगी तो एटलीस्ट 50% का तो बेनिफिट देगी, तो SIP करनी चाहिए या लमसम? देखिए सर, अगर आपके पास पैसा है लमसम डालने के लिए और मार्केट आपको अलाउ कर रहा है, डालिए लमसम, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। मैंने बीच में सिल्वर में अच्छा खासा लमसम पैसा डाला, स्मॉल कैप से बुक करके। अगर मेरे पास और पैसा होता मैं और भी डालता, पर मैं अभी भी SIP कर रहा हूँ सिल्वर में। आई एम वेरी बुलिश फॉर सिल्वर। हम अच्छा रिटर्न बना चुके हैं ऑलरेडी, 22% के रिटर्न पे बैठे हैं, और ये बुलिश जहाँ लोग नेगेटिव हैं। बुलिश रहने का क्या रीज़न है सिल्वर के ऊपर? देखिए आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि सिल्वर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। सिल्वर हर जगह यूज़ होना चालू हो गया है अभी, और उसका डिमांड बढ़ती जा रही है लगातार। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने तो यस, ह्यूज लेवल पे EV डिमांड सप्लाई का गेम है सारा। तो जहाँ पे डिमांड सप्लाई आएगी वहाँ पे आप समझिए कि आपको गेम बन रहा है। तो आज की डेट में क्या गोल्ड ETF या फिर सिल्वर ETF, इन सब में पहले तो थोड़ा सा ETF के बारे में हमारे ऑडियंस को अगर आप बता पाएं, एंड देन क्या गोल्ड और या सिल्वर ETF में इन्वेस्ट करना अभी आज की डेट में सेफ है? देखिए मैं इस क्वेश्चन को अलग तरीके से आंसर करूंगा जी। आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए पहले वो देखिए आप। सबसे पहले आप मान लीजिए एक इंडिविजुअल है जो 20, 22, 25, 30 साल का है, उसकी सैलरी में एवरेज मान लो 1 लाख रुपए, उसको पहले लेना चाहिए टर्म प्लान एक अच्छे एडवाइज़र से लेना चाहिए, उसकी सलाह लेकर लेना चाहिए, और जितना मैक्सिमम मिले उतना लेना चाहिए। उस टर्म प्लान को आपको आपकी वाइफ को, आपके मदर को, पेरेंट्स को बताना चाहिए कि मैंने टर्म प्लान लिया है। आपको आपके एडवाइज़र को कम से कम फैमिली के 4, 5, 6 नंबर शेयर करने चाहिए। मैं आपको इसके लिए लाइव एग्जांपल दूंगा। हमारे एक क्लाइंट थे, उन्होंने हमारे से इंश्योरेंस लिया 2022 में। 2024 में उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उस एक्सीडेंट में वो, उनकी वाइफ और उनके बच्चों की डेथ हो गई, पूरी फैमिली। उन्होंने मुझे अपनी मदर का नंबर दिया हुआ था, उनकी मदर ही नॉमिनी थी। मैंने उनकी मदर को कॉल किया कि आपके बेटे का 3 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस है, ये मुझे क्लेम दिलाना है आपको। वो लोग देहरादून रहते थे, वो दिल्ली मेरे से मिलने आए, मतलब उनकी मदर रोई कि यार ऐसा कौन करता है, मतलब इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी। तो आपको एडवाइज़र से लेना चाहिए, और उस एडवाइज़र को फैमिली के 5, 6, 7 लोगों के नंबर दे के रखिए। हो सके उसे घर बुलाइए, लंच पे, डिनर पे बुलाइए, उसको मिलवाइए कि मेरे एडवाइज़र हैं, मैंने इनसे इंश्योरेंस लिया हुआ है। देखिए आप इंश्योरेंस ऑनलाइन जाके ले लेते हैं मंथली मोड पे। मैंने बहुत सारे केस देखे हैं। एक केस मेरे पास आया, पॉलिसी बाजार या कहीं से लिया हुआ था मंथली मोड पे, उनकी तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑफकोर्स सैलरी अकाउंट 0 हो जाएगा, वो बाउंसिंग हो गया, उनकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई 4 महीने के बाद, क्लेम दिला दो। सर एक सिनेरियो जो अभी आपने अभी बताया, लेट्स सपोज जैसे हस्बैंड वाइफ और बच्चे की अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ ऐसा पहली बात तो ना हो, राइट, एंड बट इस सिनेरियो में अगर लेट्स सपोज मदर के नाम पे नहीं होता, वाइफ के नाम पे आता, तो क्या वो पैसा पूरी तरीके से डूब जाता? सर देखिए इसमें बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे क्लेम निकाला जा सकता है।
ऐसा नहीं निकाला जा सकता, वो बहुत सारे लीगल तरीकों से क्लेम निकाला जा सकता है। अब इसमें ऐसा भी होता है, MWP एक्ट होता है जहाँ पर हम जो आपका लोन चल रहे हैं वो लोन्स रिकवर नहीं हो पाएंगे, तो इसके लिए बहुत डिटेल टॉपिक है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। जी। लेकिन आपके पास पहला मेरा कंडीशन क्या है, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए आपके पास, फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस रखिए। आप विश्वास करेंगे 27 लाख रुपए के लिए मैंने निकाला है अपने हाथों से, 27 लाख का क्लेम एक फैमिली का एक टाइम में। ICU का एडमिशन था 1 महीने का, 27 लाख रुपीज का क्लेम एक बार में। नॉर्मल हो गया है सर आजकल ये, दिस इज वेरी नॉर्मल नाउ इट इज। आपके पास PA पॉलिसी होनी चाहिए, आपके पास क्रिटिकल इलनेस होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बाद में, पहले ये सब होना चाहिए आपके पास। आपको पता है PA पॉलिसी 4-5 हज़ार रुपये का आपको आएगा, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप 2 महीने ऑफिस में जा रहे, आपके बच्चे की फीस, आपके लोन की EMI, आपके घर के बेसिक खर्चे, आपको हर वीकली कुछ कंपनसेशन PA पॉलिसी देगा। 5,000 रुपये साल का पे करना है सर आपको। और इसमें कितने तक का आपका समय छोड़ या कुछ ऐसा इसमें कुछ यस बिल्कुल होता है, डिपेंड ऑन योर सैलरी। आप 5 लाख से 2 करोड़ रुपए तक आगे भी ले सकते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर 5,000 रुपये के अमाउंट के ऊपर बातचीत करूं तो इसके अंदर क्या बेनिफिट्स मिलते होंगे किसी सर देखिए, ये पॉलिसी की डिटेल्स हैं, उसमें नहीं जाऊंगा मैं। आपको बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं या उसे ऑप्ट नहीं भी कर सकते। लेट्स से आपने कहा मेरे पास कोई लोन नहीं है, मुझे लोन वाला नहीं लेना, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, वो बच्चे वाला नहीं लेना, मुझे सैलरी वाला लेना, तो डिपेंड करता है। इसमें 3 कैटेगरी हैं बेसिकली, ABC। एक कैटेगरी में होगा कि आपकी डेथ हो गई तो पैसा मिल जाएगा आपको, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उस तरीके से पैसे मिल जाएंगे। के बाद मतलब हेल्थ अभी इंश्योरेंस, तक मेरे को इम्पोर्टेंटली यही लगता था, टर्म इंश्योरेंस और फिर मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखो, बट PA मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। बट डेफिनेटली इस पॉडकास्ट के बाद मैं ज़रूर आपसे इसके बारे में मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन लूँगा। तो आपने PA और बताया, उसके अलावा क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस जी, क्रिटिकल इलनेस में क्या है, मान लीजिए कोई क्रिटिकल बीमारी होगी आपको, तो आप कंपनी आपको पैसा दे देगी, ये पैसा रखो, इलाज कराओ अपना। तो वो मेडिकल में क्रिटिकल इलनेस कवर होती है, इसके अलावा अलग पैसा मिल जाएगा आपको। लेट्स अज्यूम किसी को कैंसर हो गया, उसको लगे यार क्रिटिकल इलनेस था मेरे पास, मुझे 1 करोड़ रुपये मिल गया, मैं US जाके एक बार ट्रीटमेंट कराना चाहता हूँ, जा सकते हो। सर जैसे हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के केस में कुछ इन्वेस्टमेंट हाउसेज, जैसे मैं पराग पारिक का एग्जांपल ले लेता हूँ, जिनका AUM बहुत बड़ा हो जाता है, राइट। और कई लोगों के सजेशंस आते हैं कि जब AUM बहुत बड़ा हो जाए या फिर वो उनका रिटर्न जो है समहाउ कई बार चैलेंजिंग हो जाता है, बट मार्केट में बहुत सारे एडवाइज़र हैं जो सजेस्ट करते हैं कि नहीं यार, पराग पारिक तो बहुत अच्छा है, आप तो डेफिनेटली फ्लेक्सी कैप का जब एग्जांपल लोगे तो आपको, क्योंकि मार्केट अप या लो जो भी होगा कंडीशन, आपको रिटर्न मतलब एक बैलेंस बना के देगा, आपके प्रोफाइल को बैलेंस करेगा। तो आपका क्या टेक है, क्या AUM बड़ा होने पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर रोकना चाहिए खुद को? सर फंड सिलेक्शन का 2% पार्ट है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में, बस 2% कि आप क्या फंड सेलेक्ट कर रहे हो। आपको पराग पारिक समझ आ रहा है, आप ले लो, नहीं आ रहा मत लो, इट्स ओके। लेकिन हम ये जरूर फर्क है, चीते को और हाथी को दौड़ाने में फ़र्क तो रहेगा, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो रहेगा, नो डाउट। तो आप सजेस्ट करोगे कि जो फंड रिसेंट में मतलब पिछले 10-15 साल की अच्छी हिस्ट्री दे रहे हैं या ग्रो हो रहे हैं, उनमें थोड़ा सा ज़्यादा मतलब मूवमेंट करना चाहिए, ऐसा कुछ? कि सर फंड सिलेक्शन इज़ ए वेरी बिग प्रोसेस, 2% में बहुत एफर्ट लगते हैं, राइट। और आपको फंड सिलेक्शन हमेशा चेंज करते रहना होता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट यार मैंने एक फ्लेक्सी का पकड़ लिया, मैं उसको ज़िंदगी भर चलाऊंगा, नहीं। उसका फंड मैनेजर चेंज हो रहा है, आपको चेंज करना चाहिए। उसका एक्सपेंसेस चेंज हो रहा है, फंड हाउस की फिलॉसफी चेंज हो रही है, या फिर कुछ मेजर गवर्नमेंट चेंजेस आ रहे हैं, आपको चेंज करते रहना चाहिए फंड। राइट। अगर कोई भी फंड, लेट्स सपोज मैंने 5 फंड आपके हेल्प से पिक किए और वो फंड काफ़ी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, समहाउ किसी रीज़न से 6 मंथ के लिए उसकी ग्रोथ रुक गई, ऐसा बहुत बार सिनेरियो में बिल्कुल देखा होता गया है कि रुक गया, तो क्या उस केस में आप चेंज करना प्रेफर करो? जैसे आपने बोला कि कुछ ऑब्वियसली चेंज करना चाहिए, तो आपका चेंज का क्राइटेरिया क्या रहता है? आप क्या क्या चीज़ें देखते हो चेंज जब करने हम से किसी को पहले? फंड देते हैं ना, उस फंड को हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम नज़र रखते हैं कि राइट। उसके फंड मैनेजर क्या कर रहे हैं, वो फंड हाउस क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रही है, और चेंजेस क्या हो रहे हैं। लेट मी गिव यू वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। एक्सिस 25 फोकस फंड 2017-18 से कुछ 20-21 तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया फंड ने। हम लॉकडाउन का फंड से निकलना चालू हो गए थे। लॉजिक क्या था, निफ्टी का P बहुत हाई था, राइट। और वो मैक्सिमम फंड निफ्टी के ही लेके बैठा था। हमने इसे एग्जिट मार दिया, और उस फंड ने अगले 2-4 साल अच्छा रिटर्न नहीं दिया। राइट। तो ऐसा नहीं आपने एक फंड ले लिया और आप फंड में बैठे हो। देखिए, अगर कोई क्लाइंट उसी फंड में लॉन्ग टर्म SIP करता रहेगा, तब भी वो अच्छा रिटर्न बनाएगा, आपने नो डाउट।
पीई का एग्जांपल लिया, कई सारे शेयर्स का हम लोग देखते हैं बेसिकली, उनका पीई बहुत हाई होता है बट स्टिल कंसिस्टेंटली वो अच्छा रिटर्न देते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पी हाई होने पर, लेकिन कई लोग रिकमेंड करते हैं कि बहुत ज़्यादा पी हाई है तो ऐसे फंड में थोड़ा सा रिस्की भी है, मतलब ग्रोथ रुक सकती है। तो आपका क्या टेक है पीई को लेके? देखिए, ऑल डिपेंड्स उसका प्रॉफिट कितना बढ़ने वाला है। ओके। लेट्स अज्यूम आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम ईवी के लिए सब्सिडी देंगे, नेचुरली ईवी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उसका हम एक्स्ट्रा पी, ज़्यादा पी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। राइट। देखिए, ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है पी को लेकर के, हाँ जी जी। तो इसमें तो हम जितना अंदर जाएंगे उतना डिबेट है। लेकिन मेरा सजेशन आपको क्या है, अगर पी दे के आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिए। राइट। अच्छा, एक और बहुत ट्रेंडिंग चीज़ चलती रहती है और जो मेरे को भी जानने की उत्सुकता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जिसके अंदर बहुत सारी रील्स के अंदर ये बताया है कि आपके पास से कितना पैसा एक्यूमुलेट हो जाएगा तो फिर वो इंजन चलता ही रहेगा, वो पैसे निकालते रहेंगे। उसको एक शॉर्ट तरीके से अगर आप मेरे को समझाएंगे, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान चाहिए, आज अगर मेरी एज 40 है तो उसके अकॉर्डिंग कितने पैसे से मैं सिस्टमेटिक विड्रॉल डाल के एक अच्छी इनकम बैलेंस बना सकता हूँ आगे के इसको सिनेरियोस को देखते हुए, रिटायरमेंट तक के लिए। रिटायरमेंट तक के लिए। सर, ये मेरा बड़ा टॉपिक है, मुझे बड़ा दुख होता है देख के। मैं अभी किसी सज्जन से मिला, उनकी फरीदाबाद में आई थिंक 10 या 12 एकड़ ज़मीन है, जिसकी कॉस्ट हो गई करीब 24-25 करोड़ रुपए की। उनकी ज़मीनें बिकी, अकाउंट में पैसा आया। और सर, आप बताएंगे वो काम क्या करते हैं? सर, वो छोटी सी दुकान चलाते हैं। मैंने कहा, अब इस पैसे का क्या करोगे? कहीं नहीं, ज़मीन लेके डाल दूंगा। सर, उनको ये नहीं पता, अगर वो 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए को साइड में म्यूचुअल फंड में डाल दें, 10 करोड़ रुपए डालेंगे, महीने का 5 लाख रुपए आएगा। लोगों को पता ही नहीं है, बेसिक फाइनेंस नहीं मालूम लोगों को। 3 करोड़ रुपए अगर आपके पास म्यूचुअल फंड में है, आप 80,000 रुपए उसको मंथली निकालो और हर साल उसको 5% 6% बढ़ाते रहो। 20 साल के बाद उसकी रिटर्न 18 से 22 करोड़ हो जाएगी, उसकी वैल्यू। पैसा निकालने के बावजूद लोगों को पता ही नहीं है। लोग सड़ रहे हैं यार, पड़े हुए हैं ऐसे ही यार करके, लोगों को नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ को लेकर के। तो आपका जो क्वेश्चन है SWP को लेके, आप इसमें एक चीज़ देखिए, आपका आज खर्चा क्या है। लेट्स अज्यूम मेरा खर्चा आज 1 लाख रुपए है, 20 साल के बाद वो 4 लाख रुपए होगा। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। वो 4 लाख रुपए मेरा खर्चा होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मेरे एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, मैं जब फ्री हो जाऊंगा मेरे ज़्यादा खर्चे होंगे, तो वो 4 लाख रुपए होगा। उस 4 लाख से मुझे करना क्या है पहली चीज़, और वो आएगा कैसे? वो म्यूचुअल फंड से निकाल सकता हूँ मैं। अब उसको आप प्लान कर सकते हो कि अगर मेरे को 4 लाख रुपए चाहिए तो कितना चाहिए मुझे। बेसिकली 8 करोड़ रुपए अगर मेरे म्यूचुअल फंड में हो गया तो मेरे को 4 लाख रुपए आ जाएगा। हम बोलते हैं 0.5 का आप रिजम्पशन करो और 0.5 से फंड को ग्रो होने दो। लेट्स अज्यूम मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, 1 करोड़ में मैं 6 लाख रुपए निकालूंगा, यानी कि 50,000 रुपये महीना, और 6 लाख से मेरा फंड ग्रो होगा। अगर 12% रिटर्न हम 12, देखिए म्यूचुअल फंड में 15-20% जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लीज, हाँ मतलब एक 12% इज ए डिसेंट रिटर्न, और फ्यूचर में वही आएगी। राइट। हाँ, वो ऐसे लोग ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि एडवाइजर्स के साथ के अंदर भी मैंने ये देखा कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर है, अगर आपका एडवाइज़र अच्छा नहीं है तो सबसे पहले वो आपको जो दिखाएगा, आपके गोल प्लानिंग करी, गोल प्लानिंग के करते वक्त जो अपनी प्लानिंग दिखाएंगे वहाँ पे 18 से 20% तक की ग्रोथ से दिखाएंगे कि आपको पैसे इतने हो रहा है, इतने हो रहा है। वो प्रैक्टिकल लेके नहीं होते। मार्केट ने, अगर हम पिछले 20-25 साल की जर्नी को स्टडी करें, 2008 में डिप देखा, फिर 2012 से लेके 2020 तक भी ठीक ठाक मार्केट, ऐसा नहीं कि बहुत ह्यूज मार्केट ग्रो किया। 20-21 में चैलेंजेस देखे मार्केट ने ह्यूज, हाँ उसके बाद फिर बहुत स्ट्रांग मूवमेंट देखी, फिर अभी मार्केट थोड़ा सा 1-1.5 साल से थोड़ा सा स्लो जा रहा है। तो बिल्कुल आपने जैसे बताया कि अगर कोई पर्सन आपके पास में आए तो आप क्या एडवाइस दोगे उसको मार्केट, किस तरीके से मार्केट को देखना चाहिए और कैसे लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए प्लान करना चाहिए उसको? एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा, जो लाइफ इंश्योरेंस है, आपने बताया आपने किसी ने टर्म इंश्योरेंस करा के रखा है एक सेव का, उसके बाद भी हम LIC लेते हैं या फिर लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं जिसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट का एश्योर्ड रिटर्न है या कुछ है, वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सर, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। ओके। अब मान लीजिए किसी को मार्केट से पीस ऑफ द माइंड ख़राब हो रहा है लेकर के, अब मेरे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए वो भरते हैं अपना, LIC का कोई प्लान लिया उन्होंने। मैंने उनको बोला सर इसमें रिटर्न आपको 6-7% का ही है। कह रहे यार आई एम ओके विद द रिटर्न, लेकिन मुझे पीस ऑफ द माइंड दे रहा है। मैं कहा सर प्लीज़ कंटिन्यू, नो इश्यूज़, मेरे पास अगर कोई प्लान होगा मैं ख़त्म कर दूंगा उसको,
वो मेरा पीस ऑफ माइंड खराब पीस ऑफ करेगा, माइंड खराब हो रहा है ना 5-6% खराब हो से रहा है। और एलआईसी की या कोई भी, अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बातचीत करूं, कोई भी मेरे को नहीं लगता 6-7% से ज़्यादा रिटर्न देता है। नहीं, मैक्सिमम एवरेज रिटर्न यही है सर। एवरेज रिटर्न ये है 6%, 7%, 6%, 7%। और वो जो आपका लाइफ इंश्योर कर रहा है उससे बेटर तो आपने फिर उसका टर्म टर्म इंश्योरेंस ले इंश्योरेंस, रखा टर्म है। इंश्योरेंस। तो और जो आज की डेट में तो गवर्नमेंट ने वो कैपिंग भी खत्म कर दी कि अगर आप न्यू रिजीम के अंदर है तो वो 180 के लिए चक्कर में जो 1.5 लाख 81 का रुपए तक की बेनिफिट, आप लेते थे वो भी कर दो। बिल्कुल। मतलब आप ये सजेस्ट कर रहे हो मैं अपनी एलआईसी बंद कर दूं? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल प्लानर। नहीं, अब मैं इस पॉडकास्ट के बाद जरूर आपसे कंसल्ट करूंगा। देखिए एक्चुअली क्या है, कोई चीज़ गलत और सही नहीं है। हम्म, मैं कभी किसी से, मैं कह रहा हूँ बैंक में आप एफडी कर रहे हो वो भी सही है। अगर मान लीजिए किसी ने बैंक में पैसा रखा हुआ है और बैंक में एफडी कर रहा है, वो तो अच्छा है ना। उसको बैंक 2-2.5% दे रहा था, अब 6-7 मिलेगा आपको। बेस्ट है कि आप म्यूचुअल फंड में डालिए, बेस्ट है आप उसे कहीं इन्वेस्ट कीजिए पैसे को, लेकिन कोई चीज़ गलत कभी नहीं होती। ये अगर बोला जा रहा है कि नहीं ये प्लान गलत है, ऐसा मत कीजिए, ये क्या कर रखा है आपने, नहीं, बिल्कुल गलत है। आप सोचिए काफ़ी लोग हैं ऐसे जिन्होंने एलआईसियाँ कराई, इसके अलावा कोई सेविंग नहीं करी। उन्हें एलआईसी बंद करने का ऑप्शन नहीं था, अपने एजेंट के पास गया, एलआईसी बंद कर दो यार, पैसे नहीं है मेरे पास। अरे सर क्या कर रहे हो, 7 साल पेमेंट करोगे, पेमेंट कर चुके हो आप 7 साल, 5 साल और पेमेंट करनी है आपको, मैच्योरिटी मिल जाएगी, पैसा हाफ हो जाएगा। अच्छा यार कर देते हैं, उनका पैसा जुड़ गया, उनके किस्मत अच्छा है यार, उन्होंने कुछ किया। आज हम म्यूचुअल फंड में क्या देखते हैं, क्लाइंट आएगा 50,000 के साथ भी चालू करेगा, 2 महीने बाद यार मैं घर ले लेता हूँ, छोड़ो यार क्या करूँगा, ऐसा भी बंद कर दो। बिकॉज कोई गोल बेस्ड प्लानिंग ही नहीं है। आप एलआईसी भी आपके गोल बेस्ड प्लानिंग में हेल्प कर सकती है, एलआईसी भी बुरी नहीं है। देखिए बुरा कुछ नहीं है, बुरा तब है जब कुछ नहीं कर रहे आप। और बहुत लोग हैं इंडिया में, अब जो नई जनरेशन आ रही है वो कहते हैं यार कौन सेव करेगा 50 साल 60 साल के लिए, आज मैं 22 साल का हूँ यार, 30-35 तक मौज कर रहा हूँ, फिर देखते हैं क्या होगा। ऐसा है आज की जनरेशन का। वो कहते हैं प्रेजेंट में जियो, सेविंग मत करो, क्या करना है, ये करना है, वो करना है। There are फ्यूचर lot में more क्या things. रखा है। सर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के फ़ंड की बात करते हैं। सेक्टोरियल फंड की भी बहुत डिस्कशंस होती है, जैसे अभी रिसेंटली डिफेंस फंड में स्पेशली जो इंडिया पाकिस्तान वाला सिनेरियो हुआ, तो लोगों के मन में बहुत सारे मन में लोगों की क्यूरियोसिटी, और आईपीओ भी बैक टू बैक उसके लॉन्च हुए। तो ऐसे केस में क्या आप सेक्टोरियल फंड किसी को मतलब रेकमेंड करते हो कि करना चाहिए उसको इन्वेस्ट? डिफेंस हो गया, या स्पेसिफिकली मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कोई फंड आ गया, तो ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना सेफ है? सर ये आपके रिस्क एपिटाइट के ऊपर है, आप रिस्क कितना लेना चाहते हो। डिफेंस फंड के अगर रिटर्न के आप देखोगे पिछले 1-1.5 साल में कुछ ज़्यादा अच्छे रिटर्न नहीं है। नहीं है, ठीक बहुत है। पुअर बहुत पुअर रिटर्न है। दूसरी चीज़, मैंने ट्रेडिंग करी है डिफेंस फंड में। एक एनएफओ आया था, मुझे लगा ठीक है यार करते हैं थोड़ा सा, मैंने उसमें 10 लाख रुपए डाले, मुझे 2 महीने बाद 7% रिटर्न आई, मैं एग्जिट हो गया। फिर कुछ टाइम बाद वो फंड ऑलमोस्ट 15-17 तक डाउन चला गया, मैंने फिर पैसा डाला उसके अंदर, फिर मैंने उस फंड से 20% रिटर्न निकाले, मैं बाहर हो गया मैं। तो सर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बेस्ड ऑन योर नॉलेज, और कौन करा रहा है आपको। अगर आपको नॉलेज है जरूर करो, बहुत पैसा बनता है, मैंने बनाया है, और पर्सनल पैसा बनाया मैंने। कई सिनेरियो में जब हम सेक्टोरियल फंड की बात कर रहे हैं, हमने देखा है कि वो बहुत पीक पे जाते हैं, तब जाके उनके एनएफओ आते हैं। Yes. जैसे अब डिफेंस का तो मुझे लगता है कि प्राइमरी यही एक सिनेरियो बना बिल्कुल कि इनके सारे फंड अगर हम बात करें तो वो पीक पे जा चुके थे, और तब जाके ये आया। तो तब लोग अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि एडवाइस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने ये बताया बीइंग एन एडवाइज़र, आपका एडवाइज़र होना चाहिए, बट यहाँ पे भी आप कितने लोगों को सर्व कर सकते हो? आपके साथ 100 लोग एडवाइस हो गए, तो 100 लोगों को तो आप पर्सनली इस तरीके से नहीं एडवाइस कर पाओगे। क्यों नहीं कर सकते। अगर योगेश जी मैं आपके साथ 2 घंटे बैठूं, मैं आपका बेसिक प्लानिंग कंप्लीट कर दूंगा। ठीक फिर है। मैं आपसे महीने में अगर एक बार बात कर रहा हूँ, 2 महीने में अगर बात कर रहा हूँ, आई कैन टेक फॉलो अप। फिर हमारे पास टीम्स होती है हमारे पास, और लोग होते हैं हमारे पास करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि एक अच्छा एडवाइज़र 500-700 फैमिली को संभाल सकता है आराम से। आपकी बहुत सारी ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स भी होती होंगी जो निकल के आपके क्योंकि कस्टमर्स मान के लो पास सपोज में। कर लो आपने एक ही फंड, हो सकता है 30 लोगों को सेट हो रखा होगा, तो एक ही फंड के अंदर अगर करना है तो वहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा कि यार इन 30 लोगों को फंड को चेंज कर दो। क्योंकि मेरा आपके पास सीक्रेट आज knowledge बता देता हूँ आपको, मैं जहाँ खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ वहीं लोगों को इन्वेस्टमेंट कराता हूँ। है। बहुत बढ़िया। तो मेरा सिंपल रूल है, अगर कोई मेरा क्लाइंट कहता है मुझे फंड दे रहे हो, मैं कहता हूँ प्लीज़ सी माई अकाउंट। मैं खुद इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूँ। हम वो हलवाई हैं, मिठाई बनाते भी हैं, खिलाते भी हैं और खाते भी हैं।
ऐसा भी कुछ सिनेरियो आता है कि कुछ लोग आते हैं कि भाई ये मेरे सर मैंने डिसाइड कर लिए कि ये 5 फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आपसे लड़ाई करने बैठ जाएंगे कि मुझे इन्हीं 5 फंड में सर इन्वेस्ट बहुत करवा होता दो। है ऐसा हमारे साथ, बहुत होता है हमारे साथ। फिर मैं उन्हें क्या बोलता हूँ, सर 5 आप लेके आए हो, 2-3 मेरे, 2-3 आपके, और आज हम लिख लेते हैं सर मेल पे, भाई हम भाई बन जाते हैं। हाँ मेल पे लिख लेते हैं सर कि आज हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1 साल के बाद डिसाइड करेंगे क्या होगा। फिर क्लाइंट बोलता है यार बात तो सही कर रहे थे आप। देखिए एक्चुअली होता क्यों है, जहाँ नॉइस होती है ना वहाँ रिटर्न नहीं बनती, और मार्केट में जहाँ नॉइस होने लग गई ना क्लाइंट वहीं जाएगा आपका। जहाँ आपको लगे ना यार न्यूज़ में आ रहा है, यूट्यूब में आ रहा है, या लोग बात कर रहे हैं, गड़बड़ है भाई, दूर हो जाओ। जब मुझे लगता है कि लोग स्टॉक मार्केट की बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत डीमेट खुल रहे हैं, बहुत ट्रेडिंग हो रही है, ब्रोकिंग कंपनी की ब्रोकरेज बढ़ रही है, मैं अपनी ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ, बहुत कम कर देता हूँ मैं। जहाँ वही ग्रीड एंड फियर, जहाँ लोग ग्रीडी हो गए हम भैया फियरफुल हो जाएंगे। जहाँ लोग फियरफुल हो गए मौका है भाई, मारो चौका। लाइक लॉकडाउन में हमने किया ऐसे। राइट। एक सिनेरियो समझना चाहूँगा आपसे। हम लोग बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटर्स का यूज़ करते हैं। आदत होती है जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट SIP कर रहे हैं, कैलकुलेटर हो तो गया। एसआईपी कैलकुलेटर को यूज़ करने का बड़ा चस्का होता है कि उसको यूज़ करके देखते हैं कितना कंपाउंड बन रहा है। तो जब आप 5 साल का देखते हो तो आपको लगता है यार ये कुछ नहीं बना मेरा पैसा, तो फिर आप उसको बढ़ा के 15 साल कर देते हो कि हाँ यार पैसा बन रहा है। फिर देखते हो कि आपको 30 साल कर देते हो पैसा। आपका रियल लाइफ सिनेरियो कंपाउंडिंग का मैजिक कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा ऑडियंस को अगर आप कंपाउंडिंग का एक मैजिक समझाना चाहें। ठीक है, टूल्स को तो हम छोड़ देते हैं, उस पर देख के तो बड़ा मजा आता है। रियल लाइफ में, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों की रियल जर्नी देखी है, वो कैसे रहता है कंपाउंडिंग का सर मैजिक? मेरे पास 150 एक्सेल है जो मैं यूज़ करता हूँ जी। कैलकुलेशंस के लिए। 150 एक्सेल जो मेरे पास हैंडी रहती है हमेशा। दूसरी चीज सर, कंपाउंडिंग चालू होती है 7 साल के बाद। पहले 2-3 साल आपको लगेगा यार चल क्या रहा है, 4-5 साल ओके, 7 ईयर्स के बाद हो क्या रहा है यार ये मैजिक। और लेकिन लोग टिकते नहीं है सर, बहुत कम लोग हैं जो टिकते हैं। मैं 2018 में 19 में जब एनजे में आया, मैंने कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस किया जो लोग आज तक टिके हुए हैं। वो लोग यार ये कैसे हो गया, इतना पोर्टफोलियो मेरा कैसे बन सकता है, ये मेरा ही है या इसे मैं निकाल सकता हूँ। एक अंकल जी मेरे पास आए कि अगर इस पैसे को मैं निकालूंगा मुझे मिल जाएगा, ये कटेगा या फिर आपका पार्ट होगा या एनजे का पार्ट होगा, ये मेरा ही है। मैंने कहा आपका ही है। वो कह रहे सब मेरे को मिल जाएगा। मैं कहा हाँ सब आपको मिल जाएगा। कह रहे टैक्स। मैंने कहा बिल्कुल, मोदी जी बैठे हैं, टैक्स तो लेंगे, टैक्स तो लेंगे आपसे, लॉन्ग टर्म गेम किया आपने। टैक्स देना पड़ेगा आपको, लेकिन पैसा आपका ही है सारा। तो नहीं, फिर भी आप थोड़ा सा अगर आप मतलब 7 साल के बाद आपने बताया कि देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपको 1 करोड़ का एग्जांपल देता हूँ कैसे कैसे ग्रो करेगा। बिल्कुल। 1 करोड़ आपने डाला लमसम, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 करोड़, ऑलमोस्ट 5 साल के 5 बाद। साल ओके। अगले 5 साल के बाद वो 4 करोड़ हो जाएगा। ओके, उसके 5 साल के बाद हाँ वो 8 हो जाएगा। राइट। उसके 5 साल के बाद वो 16 हो जाएगा, फिर 32, फिर 64। यानी कि 32 साल के आसपास 1 करोड़ की वैल्यू 64 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगी आपकी। पर टिकना पड़ेगा सर, आपको रुकना पड़ेगा। 30-32 साल आपको पेशेंस। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं एक डाटा बताता हूँ आपको। आपको क्या लगता है कितने लोग होंगे म्यूचुअल फंड में इस टाइम जो इन्वेस्ट करते होंगे, इन्वेस्टर? मैं मान के चलता हूँ 5-6 करोड़ के आसपास। सर देखिए इन्वेस्टर जो है सिर्फ 40 लाख हैं, ओके। बाकी सब तो टेस्टर हैं सर। हाँ। टेस्टिंग कर रहे हैं, चाह के देख लेते हैं। मेरी इनकम 2 लाख रुपए 10,000 के भी कर दी मैंने, देख लेता हूँ भाई शायद पैसा बन जाए, कुछ हो जाए। सर जो इन्वेस्टर है ना वो हमारी तरह है सर। एफडी जीरो, गोल्ड बस जो पहनने के लिए है वो, और ज़्यादा कुछ नहीं। ट्रेडिंग करी तो करी, नहीं तो नहीं। सारा पैसा सर स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बस और कहीं नहीं। गोल्ड में आपने गोल्ड का मेंशन किया, गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? फिजिकल फॉर्म में गोल्ड कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आप ज्वेलरी लेते हो या गहने हम अपने घर के लेडीज़ के लिए लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मेकिंग में चार्जेस में चला जाता है, बिल्कुल जो कि वो बहुत डेप्रिशिएट कर देता है एक तरीके से आपकी रियल वैल्यू को। ऑल्दो खुशी देता है आपको, बट आपके हिसाब से गोल्ड में और सिल्वर में इन्वेस्ट करने का बेस्ट मेथड क्या है? सर आप ETF लीजिए, बेस्ट है। अगर आपको ETF नहीं रखना, आप म्यूचुअल फंड लीजिए, आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लीजिए, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए? जब आपके कॉर्पस एक अच्छा खासा खड़ा हो गया है और आपको लग रहा है गोल्ड सिल्वर में रिटर्न बनेगी,
अभी मैं सिल्वर को लेके पॉजिटिव हूँ, तो मैंने एक अच्छा खासा एलोकेशन किया मेरे पोर्टफोलियो में। अदरवाइज मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करता। मेरा 100% एलोकेशन इक्विटी रहता है। वो चेंज होता है, कभी लार्ज कैप, कभी मिड कैप, कभी स्मॉल कैप, कभी नेस्डैक, कभी चाइना। आपने नैस्डैक और चाइना की बात की। बहुत सारे इन्वेस्टर अभी रिसेंट टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देख रहे हैं, यूएस मार्केट या चाइना का मार्केट या जापान का मार्केट। अभी रिसेंट में एक स्टडी भी पढ़ रहा था, जब रिटर्न का एक पूरा कैलकुलेशन का सिनेरियो हम देख रहे थे, तो बहुत सारे मार्केट ने इंडियन मार्केट से बेटर रिटर्न दिया। ठीक है, पास्ट में इंडियन मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, बट अभी बहुत सारे लोग इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें। इवन चाइना ने भी बेटर रिटर्न दिया है, जापान के मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है, यूएस के मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है। तो इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? क्या इंटरनेशनल मार्केट की तरफ हमें मूव करना चाहिए? साहब देखो, ज्ञानबाजी से ना पैसा नहीं बनता, हम्म पैसा बनता है पैसा लगा के। हम्म, तो मैं क्या बोलता हूँ आज की जनरेशन को, भाई आपका जो प्रोफेशन है ना, आप उस पर ज़्यादा फोकस करो। ये काम किसी को दे दो कि कब कहाँ कैसे लगाना है। तो आप बात समझो, पोर्टफोलियो है 5 लाख रुपए का, मैं चाइना में भी जाऊंगा, मैं नेस्डैक में भी जाऊंगा, मैं बिटकॉइन में भी जाऊंगा, मैं ईटीएफ में भी जाऊंगा, मैं शेयर में भी जाऊंगा, मैं म्यूचुअल फंड में भी जाऊंगा, मैं इमरजेंसी फंड भी मेंटेन करूंगा। अरे भाई क्या करोगे यार, पहले 5 लाख सैलरी बना भाई, हम्म। 2 लाख सैलरी तो बना अपने पहले, फिर प्लान करिए चीजों को लेकर के। अगर इन्वेस्टर योगेश सर जैसा 1 करोड़ लेके बैठा है तो उसको क्या आप सलाह देंगे? देखिए, योगेश सर का बैकग्राउंड रियल एस्टेट का है। जी। मैं एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर उनको बोलूंगा, आपका कम से कम 60% एलोकेशन रियल एस्टेट में होना चाहिए, बिकॉज ही इज एक्सपर्ट। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन रियल एस्टेट, ही इज एक्सपर्ट। उनका 60% एलोकेशन रियल एस्टेट में होना चाहिए, 20% एलोकेशन, 25% एलोकेशन इक्विटी में रखें अपना ये। क्योंकि देखिए, रियल एस्टेट से जो ये पैसा बना लेंगे, आप हम नहीं बना पाएंगे। राइट, बिल्कुल। देखिए, इनको पता है यार कब कौन सा ट्रेंड है, क्या प्रोजेक्ट आने वाला है, क्या कहाँ पे क्या होगा, ये हमें एडवाइस कर देंगे, भाई सब लगा लो, कुछ बनवा दूंगा। तो ऐसा ही है। अब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मैं रियल एस्टेट में आपका ज़्यादा अच्छा पैसा नहीं बनवा सकता। मैं बनवा सकता हूँ, जैसे अपना कुछ बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इक्विटी में ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। तो इनके ये केस में मैं हेल्प कर दूंगा। नहीं, हाँ। मैं बिल्कुल, तभी 1 करोड़ आपसे निकालेंगे ना। तो 60% इनका एलोकेशन बोलूंगा रियल एस्टेट में कीजिए, 20% इक्विटी में कीजिए, क्योंकि इनका पोर्टफोलियो बड़ा है, आई नो। कुछ गोल्ड में कीजिए, कुछ सिल्वर में कीजिए, कुछ इमरजेंसी फंड रखिए जो लोग रखते ही नहीं है। हाँ, मेरे को इमरजेंसी फंड के बारे में भी समझाओ। इमरजेंसी फंड है क्या, क्यों रखना है? मैं भी नहीं रखता। सर बहुत ज़रूरी है। उसको आप चाहे एफडी में रखो, आप बैंक में रखो, या फिर आप अपने म्यूचुअल फंड में रखो, आपको रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। लेट्स अज्यूम आपका खर्चा महीने का है 1 लाख रुपए। आप नाउ डिपेंड्स ऑन योर जॉब। आपको लगे मेरी जॉब बहुत स्टेबल है, तो ओके आप 3 महीने 4 महीने रख लो, दैट्स फाइन। आप ऐसे बिजनेस में हो जहाँ पे 5 महीने काम नहीं होता, 6 महीने काम नहीं होता, 3 महीने काम नहीं होता, या सीजन वाला काम है, या आपकी जॉब ऐसी है जो बार बार चेंज होती है, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, आपको 8 महीने 9 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। उसको भी कहाँ का बनाना है आपको आर्बिट्राज फंड में बनाना है, लिक्विड फंड में बनाना अच्छा, है, उसको भी FD इन्वेस्ट बनाना करके रखो। बिल्कुल। सर पैसा तो काम करना चाहिए पैसे को हाँ, तो। मतलब इमरजेंसी फंड की डेफिनेशन जो मेरे को समझ में आती है कि उसको आपने एफडी करा के रख दिया, या आपके बैंक में पड़ा हुआ है। मेरे को बैंक में पड़ा हुआ पैसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एफडी में पड़ा हुआ पैसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस इमरजेंसी फंड को आप ये बोलो कि योगेश आपका XYZ इमरजेंसी फंड है, आपको मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करा देता हूँ, आई एम ओके विद दैट। बट वो मेरे को एफडी में नहीं अच्छा लगता, मेरे सेविंग बैंक में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सर मैं आज एक सीक्रेट बताता हूँ आपको, जो बैंक छुपाते हैं आपसे। हम्म, फ्लेक्सी एफडी, किसी भी बैंक में जाइए, बोलिए कि भाई मेरा ये अकाउंट है, इसमें मिनिमम बैलेंस 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख का है, इसके ऊपर इसकी फ्लेक्सी एफडी बांध दो। फ्लेक्सी एफडी क्या होगी? हाँ, मान लीजिए आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं, आपने फ्लेक्सी एफडी कर दी, मिनिमम बैलेंस 1 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए में आपको एफडी का ब्याज मिलेगा 5-6-7%। सर पैसा आपका काम करना चाहिए। मेरे अकाउंट में सर 10,000 से ऊपर नहीं होते बैलेंस, मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपए है। सेम सिचुएशन है, एक क्यों रखूंगा मैं बैंक में? एक अकाउंट जो उसमें लाख रुपए है तो उसमें लाख रुपए रहते हैं, उससे ऊपर नहीं। अगर पैसा आएगा सीधा इन्वेस्ट हो जाएगा। सर अगर हमें मान लीजिए कोई खर्चा करना है 15 दिन के बाद, हम पैसा लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर देंगे। और सर आपको मैं बताऊं, मैं पिछले 8-9 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उस पैसे को मैं कभी निकालता नहीं हूँ। मान लीजिए मैंने 1 लाख डाला, उसको मैंने 15-20 दिन बाद निकाला, मुझे 100 रुपये का ब्याज आया, मैं ब्याज नहीं निकालूंगा, सिर्फ मैं प्रिंसिपल को निकालूंगा। ऐसे करते 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 सर मैंने 1 लाख रुपये इकट्ठा कर लिया। दैट्स अ फ्री मनी फॉर मी। अब उस 1 लाख को मैं कभी फूक दूंगा, कोई बात नहीं, खर्च कर लूंगा। सर जैसे स्टॉक मार्केट में कई लोगों को डिविडेंड जब आता है तो बड़ा
ज़बरदस्त मज़ा आता है कि डिविडेंड का कुछ सर अमाउंट आ मुझे तो गया। बहुत पेन होता है, हाँ। 30 टका का टैक्स भर लो पहले तो। पहले तो मोदी जी खड़े हो जाते हैं। वो इनकम बन गई आपकी। वो इनकम पता बन चला 12 के ऊपर वो बस 1000 और बढ़ गया तो गए आप। आ, तो क्या आप प्रेफर करते हो ऐसे फंड्स में जहाँ से डिविडेंड अच्छा आता हो? सर वैसे तो बहुत सारे फंड्स में डिविडेंड आता है। सर जो भी म्यूचुअल फंड होते हैं वैसे सब में आपको ऑप्शन होता है कि आप डिविडेंड वाले भी ले सकते हैं, ग्रोथ भी ले सकते हैं। ओके। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ग्रोथ वाला लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, दैट विल बी बेटर। अगर आपको इनकम चाहिए आप SWP करो यार, इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कई लोगों को देखता हूँ कि पेनी स्टॉक का बड़ा शौक होता है कि भाई मैं अब कुछ पेनी स्टॉक्स ले लेता हूँ, सस्ते आते हैं तो बड़ा परचेज करने में उसको बहुत ज़्यादा पेन होता नहीं है। बट एक्चुअल में पेनी स्टॉक के पीछे क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्योंकि कई बार आप ले लेते हो लगता है फंस गया मैं तो इसमें। सर मैक्सिमम टाइम यही होता है वैसे, हाँ। पर देखिए मैंने ये देखा है कि अगर आप जितना भी समझा लो क्लाइंट को, जितना भी समझा लो कि स्टॉक्स में नहीं जाना आपको, आपको ये नहीं करना वो नहीं करना, वही करेगा। वो वही करेगा सर। अब हमें एज ए फाइनेंशियल प्लानर हमें क्या करना है वहाँ पर? हमें ये करना होता है, लेट्स अज्यूम उसका बजट है 25,000 के SIP का। सर 15 आपने मेरे को SIP दे दी, 5 मैं और क्या कर रहा हूँ, 5 आपको बिटकॉइन में लगाना है, आग लगानी है, जुआ खेलना है, ड्रीम 11 जाना है, आपको जो करना है कर लो सर। पेनी स्टॉक आपको पसंद आ रहा है, जो पसंद आ रहा है कर लो, लेकिन ये 20 को मत छेड़ना। उस 5 की वजह से ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं 20 रिडीम कर रहा हूँ या फिर स्टॉप कर रहा हूँ। तो हमें एज ए एडवाइजर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हमें क्लाइंट को वो स्पेस देना होता है। नहीं तो वो कहता है यार मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो हमें देना होता है, पर रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है सर पेनी स्टॉक्स। देखिए सर आप बात समझिए, इतने बड़े बड़े फंड मैनेजर बैठे हैं, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं, वो आपको ही नजर आया स्टॉक? वो पागल था वहाँ पे, उसको नजर नहीं आया करके? तो सर कुछ ना कुछ क्योंकि बात जब हम होती है। म्यूचुअल फंड का भी पोर्टफोलियो चेक करते हैं डिटेल में जाके, तो हमने कहीं पे भी बहुत penny नहीं दिखेगा। पेनी आपको दिखेगा ही नहीं। और पेनी स्टॉक का वैसे भी आप देख लें कि भाई म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो आपको मैक्सिमम 0 ही दिखेगा। तो अच्छा, बिल्कुल। एक सब हमने हमेशा आपने बताया कि गोल बेस्ड प्लानिंग होनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग किसी को कैसे करनी चाहिए, वो कैसे बनती है फाइनेंशियल प्लानिंग? सर आपका जो रियल एडवाइज़र होगा आपके साथ बैठेगा, जैसे मैंने बताया आपको टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, PA पॉलिसी, क्रिटिकल पॉलिसी, आपकी कार का इंश्योरेंस कौन सा होना चाहिए, आपका होम का इंश्योरेंस क्या होना चाहिए, आपको वाइफ का इंश्योरेंस लेना है या नहीं लेना, आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल इंश्योरेंस करना है या नहीं करना, आपको फिर म्यूचुअल फंड कितना करना है, FD कितना करना है, इमरजेंसी फंड क्या मेंटेन करना है, स्टॉक्स में कितना एलोकेशन करना है, ग्लोबल एलोकेशन कितना करना है आपको लोन लेना है तो कौन सा लेना है, किस तरीके से लेना है, OD लेनी है, लैप लेना है, वो आपको गाइड करेगा, एक्सेल में मेंटेन करेगा, उसको ट्रैक करेगा, आपको बार बार वो गोल याद दिलाएगा। अब देखिए गोल जनरली क्या होते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, आपके लिए गाड़ी बाय करना, फॉरेन ट्रिप आपके लिए। देखिए बहुत छोटे छोटे एस्पेक्ट हैं ऐसे करके। लेकिन अब जैसे एग्जांपल मान लीजिए किसी का बच्चा 12th पास हो रहा है, आपको समझ आना चाहिए ना यार उसको कॉलेज के लिए पैसा चाहिए। तो एज ए एडवाइजर हमारा काम क्या होना चाहिए, सर कुछ पैसा मैं डेट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। अब मान लीजिए पिछले साल किसी ने का पोर्टफोलियो 100 करोड़ रुपए का था, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए किसी का पोर्टफोलियो था, उसको पैसा चाहिए था इस बार, अब पैसा डाउन है। एज ए एडवाइजर आपको 10-20 लाख रुपए डेट में ट्रांसफर करने चाहिए। मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू से हमारे जितने भी यूज़र सुन रहे होंगे उनके बहुत सारे क्वेरीज, क्वेश्चंस, डाउट्स क्लियर होंगे। उनको ये पता चलेगा कि राइट वे ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, किस तरीके से उनको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे सलाह लेनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है रेगुलर डायरेक्ट। तो रेगुलर समटाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको परफेक्ट एडवाइज़र मिले और परफेक्ट गाइडेंस मिले कि कैसे आपको इन्वेस्ट करके एक और कोई भी अगर मुझे लगता है कि प्लान कर रहा है कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो ये पॉडकास्ट आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज और सीख दे के जाएगा। मैं आज आपको ये बोलूँगा, स्टार्टिंग में बोला था म्यूचुअल फंड सही है, बट इस पॉडकास्ट को कंप्लीट करने के बाद एक लाइन में बात है, एडवाइज़र सही है। तो आप अपने एडवाइज़र के साथ आगे जाइए। अगर आपका एडवाइज़र सही है तो लाइफ सॉर्टेड तो है, आपकी आपकी फाइनेंशियल फाइनेंशियल प्लानिंग प्लानिंग भी सॉर्टेड सही है। है। थैंक यू सो मच तरुण जी, बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इस पॉडकास्ट के बाद हम काफ़ी सारा पर्सनल डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी क्यूरियोसिटी आपने Curiosity जगा दी आपके है। साथ करेंगे। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच फॉर द टाइम। थैंक यू। थैंक यू।